दोस्तों, रशिया और यूक्रेन युद्ध दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अब हम इंडियंस इसमें साइड लेने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम रशिया की साइड हैं क्योंकि उसने यूक्रेन को वार्निंग दी थी, यूक्रेन ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ लोग कह रहे हैं हम यूक्रेन की साइड हैं क्योंकि रशिया ने उस पर अटैक क्यों किया। ये सब कहने का एक कारण ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को जियो पॉलिटिक्स का कोई अनुभव होता ही नहीं है, कोई नॉलेज होती ही नहीं है। तो आज मैं कोई बहुत डीप हिस्ट्री में नहीं जाने वाला, बट मोटी मोटी कुछ बातें मुझे लगता है हमें करनी चाहिए सो दैट हम जान सकें कि किस्सा है क्या। तो रशिया ने ऐसा किया क्यों? रशिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि नेटो जो है वो ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ बढ़े, यानी रशिया की तरफ बढ़े। रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। रशिया नहीं चाहता था कि जो नेटो है वो ईस्ट यूरोप या यूक्रेन में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करे, मिलिट्री एक्टिविटी करे, और इसके लिए उसने वेस्ट से गारंटी मांगी थी इस बात की। इसके उलट यूक्रेन ने लास्ट ईयर जो बाइडेन से कहा कि उसे नेटो का सदस्य बनना है। अब जब ऐसा हुआ तो रशिया ने अपनी जो सेना है उसे बॉर्डर पर तैनात करनी शुरू कर दी। 2014 में ऑलरेडी रशिया ने एक बड़े हिस्से को यूक्रेन के अपने कब्जे में ले लिया था, क्रीमिया को। अभी उसने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक को भी आज़ाद घोषित कर दिया, आज़ाद स्वीकार कर लिया, उनके इंडिपेंडेंट स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया। अब इन सब में फ़ायदा किसका है, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यूक्रेन भी कभी यूएसएसआर का हिस्सा था। यूक्रेनियन और रशियन सोल्जर्स ने मिलकर हिटलर की जो नाज़ी आर्मी थी उसका मुकाबला किया था। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें ईस्टर्न फ्रंट जो था वहाँ पर इन दोनों ने मिलकर हिटलर की आर्मी का सामना किया था। दोनों की भाषा सेम है, कल्चर सेम है, रिलीजन भी सेम ही है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। उसके पीछे कौन है, ये सोचने वाली बात है। अब अमेरिका ने नेटो का सदस्य तो नहीं बनाया यूक्रेन को, लेकिन अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हथियार हैं यूक्रेन को दे दिए। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि एक नेटवर्क, एक इंडस्ट्री होती है जो इन हथियारों को, हेलीकॉप्टर्स को जो युद्ध में यूज़ होते हैं, टैंक्स को, गन्स को, और ये सब चीज़ें बनाती है। और अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उससे अमेरिका को इतना रेवेन्यू मिलता है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। छोटा मोटा देश अगर कोई पाकिस्तान जैसा है तो उसका तो जीडीपी भी शायद इससे कम होगा जितना अमेरिका को अपने एमआईसी से मिल जाता है। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में लास्ट ईयर $6 बिलियन का सामान छोड़ दिया अफगानिस्तान में और भाग गया। अब वो सब कहीं से तो वसूलेगा। तो यूक्रेन को उसने नेटो मेंबर नहीं बनाया बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हथियार दे दिया। बहुत लोग अब कह रहे हैं, इसमें मेन बात यहाँ पर ये अभी आती है कि बहुत लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर होगी। वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, नहीं होगी मुझे तो लगता है, बट ज़्यादातर देश इन्वॉल्व हो सकता है, हो आगे चल के, उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। पर इसमें प्रॉब्लम तब होगी जब थोड़ा सा भी इधर उधर मामला हुआ, और एक कंडीशन ये है, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, कि अगर इन सब में तुर्की बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि तुर्की एक नेटो देश है, और अगर नेटो और अमेरिका ने तुर्की से ये कहा कि तुर्की को रशिया का जो ट्रेड है, उसकी जहाज़ वगैरह है, उस पर रोक लगानी है, तो मजबूरी में तुर्की को ऐसा करना पड़ेगा। और अगर तुर्की ने ऐसा किया तब असली जंग होगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। तब तुर्की और रशिया में जंग होगी, और तब जो पैसा बनाएगा अमेरिका इन अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उसकी ऐसी चांदी होगी कि जितना उसने कोरोना में लूज़ किया है ना अपनी इकॉनमी में, सब वसूलेगा वो इधर ही से। और फिर तुर्की और रशिया में हुआ तो फिर हमारे देश में भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमारे देश में एक लीडर्स का एक तबका है जो फिर कह देता है कि भाई तुर्की तो हमारे भाई हैं। तो अगर हमारे देश की गवर्नमेंट रशिया का अलाई होगा और हमारे देश का एक तबका तुर्की का अलाई होगा, तो फिर आप समझ लीजिए फिर देश में भी थोड़ा टेंशन होगा। हालांकि वो एक बहुत दूर की बात है, उस पर चलिए बात अभी नहीं करते हैं। पर मेरा पॉइंट ये है कि अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रशिया अग्रेसर है, रशिया ने ऐसा किया। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भैया, पिछले साल जब अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ था तब आप लोग कहाँ थे और तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ये लोग तब, ये जो कॉर्पोरेट हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये तब क्यों नहीं सामने आए? क्या इसलिए क्योंकि अगर तब वो ऐसा करते, वो भारत में बहुत बड़ी एक तबके को नाराज़ कर देते अगर वो तालिबान के खिलाफ हो जाते तो?
क्या इसलिए वो नहीं आए थे? क्या इसलिए सोशल मीडिया पर स्टेटस नहीं गया था क्योंकि कुछ लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपसे नाराज़ हो जाते अगर आप तालिबान की बुराई कर देते तो? दूसरी चीज़, अगर रशिया अग्रेसर है और अमेरिका को ये पता था, अगर यूरोप को ये पता था, तो फिर अमेरिका क्यों बार बार उसको प्रोवोक कर रहा था कि भाई यूक्रेन को हथियार देना या नेटो की बात करना? अब तो वो कह रहा है कि नेटो का मेंबर यूक्रेन कभी बन ही नहीं रहा था, यानी उसने दोनों तरफ से बहुत ही कमाल का खेल खेल दिया। अब आपको समझने वाली बात है कि इसमें किसका फ़ायदा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका को पूरी दुनिया में जंग से फ़ायदा हो रहा है तो पूरी दुनिया में सारे देश बड़े शरीफ हैं, नहीं। ये जो पड़ोसी देश वेश हैं हम लोग के, ये ऐसा नहीं बहुत दूध के धुले हैं और अमेरिका इनको भड़का दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अमेरिका इस तरह की चीज़ें समझने वाली हैं, हम सभी जानते हैं। तो अब यही है कि भारत में जो लोग कह रहे हैं कि यूएन में भारत का साथ नहीं दिया यूक्रेन ने और रशिया अलाई रहा है, वो सब सही बात है। हाँ, रशिया हमारा अलाई रहा है एंड वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। 71 में उसने हमारी हेल्प की थी बहुत ज़्यादा। पर यहाँ बात वो नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि हम में नॉलेज की कितनी कमी है। हम क्या करते हैं कि हम कह देते हैं ये सही है ये गलत है, लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं हम हर उस मौत को सही ठहराते हैं जो उसके द्वारा हुई है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कौन इस समय दिख रहा है? हमें केवल 2 लोग दिख रहे हैं, जेलेंस्की और प्यूटिन। हमें वो लोग नहीं दिख रहे हैं जिनकी मौत इसमें हो रही है। हम उस व्यक्ति की मौत को सही ठहरा रहे हैं जिसका हम नाम भी नहीं जानते। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी औरतें विधवा हो जाती हैं, आदमी ख़त्म हो जाते हैं, लोगों के परिवार में कोई नहीं बचता, और हमें दिखते केवल 2 लीडर्स हैं। एक फिल्म थी ट्रॉय, अगर आपने देखी हो तो, ब्रैड पिट की। उसमें डायलॉग है कि इन वॉर, कुछ ऐसे ही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि यंग मैन फाइट एंड ओल्ड मैन टॉक। यानी जो जवान लोग होते हैं वो युद्ध करते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं वो बात करते हैं। अभी अंत में क्या होगा, जेलेंस्की और प्यूटिन में बातचीत हो जाएगी, अभी नहीं तो कल होगी, 6 महीने बाद होगी, 1 साल बाद होगी, कुछ होगा, शांति हो जाएगी फिर से। बट जो जाने चली गई उनका क्या? तो कम से कम हमारा जैसे देश जो है इंडिया में, हम तो जंग को सपोर्ट नहीं कर सकते अंडर एनी सिचुएशन, क्योंकि हमने इस दर्द को बहुत पास से झेला है। 1947, 1965, 71, 98, क्या क्या हमने तो 20-30 लाख तो हमने केवल पार्टीशन में लोगों को, और वो भी सिविलियंस को खोया। तो वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि हमें पता कुछ नहीं होता, लेकिन हमें साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे में बैठ के बातें ज़रूर करनी है कि भाई वी स्टैंड विद रशिया, वी स्टैंड विद यूक्रेन। अंडरस्टैंड द जियो पॉलिटिक्स फर्स्ट एंड डोंट जस्ट ब्लैबर ऑन द इंटरनेट। हम लोग को 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बट इसके पीछे जो लंबा खेल है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कल परसों तो फ्रांस के जो मैक्रोन हैं उन्होंने बोल दिया कि दुनिया तैयार रहे यूरोप में एक बड़े युद्ध के लिए। तो भैया, ना ही मैक्रोन के भाई इस युद्ध में है, ना ही मैक्रोन का बेटा इस युद्ध में है, ना ही मैक्रोन की बीवी इस युद्ध में जाएगी शामिल होने। उनको क्या लेना देना है? ये सिविलियंस मर जाएंगे और किसी का कोई लेना देना तो इसमें है नहीं। तो बहुत सारी बातें जो आपको जानने की ज़रूरत है कि पिछले 20 साल में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ, 2 साल में क्या हुआ। ये जो एनालिटिक्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, ये एवरी डे चेंज होती हैं, और आप एक दिन बैठे बैठे नहीं कह सकते कि यूक्रेन सही है, रशिया सही है। रशिया ने पिछले 15-20 सालों में खुद को बहुत बड़े तौर पर स्ट्रॉन्ग किया है, और यूक्रेन के बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको जाकर पढ़ने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ नहीं बता सकता। ये जो और सबसे बड़ी बात, ये बहुत से लोग जो अब अमेरिका खुद को इंडियन है बट खुद को अमेरिकन समझते हैं, वी आर अमेरिकन्स, वी फॉलो अमेरिकन कल्चर, वी आर नॉट इंडियन। तो उस तरह के जो फेक एक्सेंट वाले लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जब अमेरिका ने ही ये सारी चीज़ें की थी, इराक में जाके या तरह तरह के देशों में जाके करता है, सीरिया चला गया, इराक चला गया, इधर उधर चला गया और वहाँ पर बम फोड़ने लगा और कहता है हम डेमोक्रेसी के लिए सब कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए सब कर रहे हैं। तो भैया, अब रशिया भी वही कर रहा है, तो रशिया क्यों ख़राब लग रहा है आपको? रशिया ने भी तो वही किया। तो यहाँ पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। कुछ लोग तो अभी इंडिया के इसमें चले आए जो कह रहे हैं कि भाई अब पता चला यूक्रेन को और अंग्रेज़ों को कि कैसा लगता है जब हम पर बम पड़ता है इन देशों में, यमन में, सीरिया में।
उसके पोस्ट बना के लोग बेशर्मी से डाल रहे हैं। मतलब इंसान की जीवन की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई नेशनैलिटी और रिलीजन से ऊपर। नेशनैलिटी और रिलीजन ही सबसे ऊपर हो गया। इंसानी जीवन का तो कोई कीमत ही नहीं। जो लड़की अपने पापा से बिछड़ रही थी, मैंने परसों नरसों देखा यूक्रेन में, उसकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं। अगर यूक्रेन खराब है तो उसको भी मार दो। तो दिस इज द फूलिश एक्ट दैट वी डू ऑन सोशल मीडिया एवरी डे, होल डे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट मिल गया है। एक अपना स्टेटमेंट बनाना है अपने फॉलोअर्स के बीच कि भाई मेरा भी एक ओपिनियन है, मुझे भी सब कुछ पता है। यू डोंट नो अ शिट, यू डोंट नो एनीथिंग। तो नेशनैलिटी, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, ये सब तब है जब आप जिंदा हैं और आप चीज़ें समझ रहे हैं। जब आपके बिना किसी बात के मौत हो जाएगी तो आप क्या क्या समझेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है बिफोर सपोर्टिंग एनीवन। एंड यस, वी आर Russia's friend. Russia has been our ally and good friend. बट वॉर इज़ नो सोल्यूशन। येस, कभी कभी अपने सेल्फ डिफेंस में करना पड़ता है, बट आई एम नो एक्सपर्ट टू कॉमेंट ऑन दिस कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। नो, अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि कौन सही है कौन गलत। वॉट आई वॉन्ट टू से इज कि अंडरस्टैंड द जियो पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री और एटलीस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल वॉर। एटलीस्ट ये तो समझें कि हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, पिछले 5 साल में 10 साल में हुआ क्या। यूज़ द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ गुड सेंस। ये मेरे कहने का मतलब है, विदाउट सेइंग कि कौन सही है कौन गलत, एंड इससे फ़ायदा किसको होने वाला है, विच कंट्रीज आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। अंडरस्टैंड दैट। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी हम तो महाभारत वाले देश हैं, हमें कोई युद्ध से तो डर नहीं है। युद्ध करना ना करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हमारे तो जीन्स में, हमारे तो खून में श्री कृष्ण है, और हमसे तो श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और शांति कोई विकल्प नहीं है, साथ ही शांति का कोई भी विकल्प नहीं है। शांति एक आवश्यकता है। और ख़ासकर आज की डेट में 21st सेंचुरी में इतने सारे फिलोसफर्स को पढ़ने के बाद, फ्रॉम विवेकानंद जी टू रविन्द्रनाथ टैगोर जी और सारी दुनिया के इतने सारे लीडर्स को पढ़ने के बाद भी अगर आज हम यही कहते हैं कि जंग होनी चाहिए, तो फिर आग लगे ऐसी नॉलेज को, हमारी आग लगे ऐसी किताबों को जो हमने पढ़ी। फिर क्या घंटा फ़र्क पड़ा हमें एजुकेशन से और इन चीज़ों से। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। बाकी कभी बात करेंगे इसकी हिस्ट्री में और डिटेल में। अभी तो आप लोग बहुत सारी बातें बोल दोगे, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, बट द थिंग इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये सब इतिहास ना भी जानना हो तो कम से कम ये जानिए कि ये जंग जब चलती रहेगी तो इसका अंत में असर पड़ेगा आपकी जेब पर, पेट्रोल, स्टॉक मार्केट, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। तो स्टॉप बीइंग अ फूल सिटिंग इन एन एयर कंडीशन रूम इन साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे, अंडरस्टैंड द इक्वेशंस एंड द एनालिटिक्स। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद और जय ह्यूमैनिटी।